हाय गाइस, वेलकम टू राइट एकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश इतिहास के तहत। नेक्स्ट वीडियो है मेरा दिल्ली सल्तनत का। ओके, तो दिल्ली सल्तनत का अर्थ है कि हम लोग अब मध्य प्रदेश का कौन सा पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। ओके, मेडवल में आ गए हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना है, एक तो दिल्ली सल्तनत, ओके, और दूसरा पढ़ना आपको मुगल काल। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग आज पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यदि देखें बेसिक में, तो आपको पता है कि एक शासक था मोहम्मद गौरी, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इसके दो आक्रमण बहुत ही जाने जाते हैं, दो युद्ध 1191 और 1192 के। 1191 का था तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। 92 का था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किस बीच हुआ था, आप सभी को याद होगा। ओके, किसके? पृथ्वीराज चौहान और प्लस मोहम्मद गौरी। आपको पता है कि इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। लेकिन सेकेंड युद्ध भी इन्हीं दोनों के मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान और प्लस मोहम्मद गौरी। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ओके, अब मोहम्मद गौरी जैसे जीतेगा तो ऐसे लगे कि उत्तर भारत पे पूरा अधिकार करना चाहेगा। दिल्ली तो आ गई के कब्जे में, अब पूरे उत्तर भारत को कंप्लीट करना होगा। तो इस चक्कर में ये क्या करता है, 1195 और 96 में, ठीक है, ग्वालियर और मुरैना क्षेत्र में आक्रमण करता है। ओके, ग्वालियर प्लस मुरैना क्षेत्र में, ओके, आक्रमण करता है और उनको भी अपने कब्जे में ले लेता है। यदि देखें इसके पर्सनल युद्ध मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, तो 1195 में ये ऐबक और तुगरिल खां के साथ, किसके साथ? ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और तुगरिल, दोनों ही इसके गुलाम होते हैं और सरदार होते हैं। इन दोनों के साथ यह त्रिभुवनगढ़ पर हमला करेगा और उसे जीत लेगा। त्रिभुवनगढ़ पे हमला करके उसे जीत लेगा। ओके, 1195 और 96 में ही यह, ठीक है, किस पे अटैक करेगा? ग्वालियर दुर्ग पर, और ग्वालियर दुर्ग को भी विजित कर लेगा। तो इसने किस पे जीता? ग्वालियर दुर्ग को, ठीक है, 1195-96 में विजित किया। ओके, इसके बाद देखें यदि मध्य प्रदेश के में गौरी शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी बुंदेलखंड को जीतना। तो इसी समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने बुंदेलखंड को जीता। ओके, अटैक किया था बुंदेलखंड को, पूरी तरह से नहीं जीता। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की, आपको पता है कि मोहम्मद गौरी की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, 1200 में समथिंग। ओके, तो जो ये मोहम्मद गौरी है, इसकी हो जाती है मृत्यु। तो इसकी उपस्थिति में उत्तर भारत का सभी जो शासन है किसके हाथ में आ जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने क्या किया, 1202 से 1203 में, ठीक है, बुंदेलखंड पर पुनः आक्रमण किया। बुंदेलखंड पर पुनः आक्रमण किया और बुंदेलखंड का शासक जो कौन था? परमर्दी देव। परमर्दी देव को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था, होप आपको याद होगा। कौन सा शासक है परमर्दी देव? चंदेल से। ओके, तो जो परमर्दी देव है, इसी के यहाँ कौन थे? अलाउद्दीन, हमने देखा था, इसे डिटेल से पढ़ा था। ओके, तो चंदेल शासक परमर्दी देव
इसका पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध होता है जिसमें आला उदल मारे जाते हैं। ओके, परमर्दी देव को पराजित करेगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इससे एक तो कालिंजर और जो महोबा था, ओके, और खजुराहो पर अधिकार करेगा छीन कर किससे? ओके, तो महोबा, कालिंजर और खजुराहो इन पे अधिकार कर लेगा। यदि अब देखें कि कुतुबुद्दीन जब बुंदेलखंड को विजित किया, इसके साथ ही इसने मालवा रीजन पे भी अटैक किया। ओके, तो मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन का पहला धावा किया, पहला अटैक, ठीक है, कहाँ पे था? उज्जैन पे। तो सबसे पहले इसने अटैक कहाँ किया? उज्जैन पे। ओके, 1196 में देखें ऐबक ने उज्जैन तक लूटपाट की थी, किंतु उसकी ये विजय स्थायी बिंदु नहीं हुई थी, है ना, ठीक है। तो बाद में इन्होंने उज्जैन को किया। अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की आपको पता है कि ये ठीक है, इसकी कैसे 1206 में ये शासक बनता है दिल्ली का। ओके, और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए आपने देखा था, घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका जो शासक बनेगा वो बनेगा आराम शाह। और आपको पता है आराम शाह शक्तिशाली शासक बिल्कुल भी नहीं था, अतः इसके निर्बल होने के दौरान हिंदुओं ने अपनी सत्ता पुनः जीत ली। इनमें से एक बिहार के शासक होंगे, ओके, उनका नाम है विग्रह। इन्होंने, ठीक है, ग्वालियर पर पुनः कब्जा कर लिया। ओके, इसी तरह विग्रह के पुत्र मलयवर्मन झांसी और नरवर तक अपना क्षेत्र ले लिया। ठीक है, मलयवर्मन ने नोडाल के चंद्रभान कल्याण से, ये नहीं जानना आपको। अब जैसी 1211 में इस आराम शाह की मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद जो शासक बनेगा वो थोड़े पावरफुल रहता है, उसका नाम है इल्तुतमिश। ओके, और इल्तुतमिश जैसी दिल्ली का सुल्तान बनता है, ठीक है, उस समय ग्वालियर में प्रतिहार शासकों का क्या था? कब्जा था, या कह सकते हैं शासन था। ठीक है, प्रतिहार शासकों का किस पे था? ग्वालियर दुर्ग पे। ग्वालियर दुर्ग इनके कब्जे था। ठीक है, 1211 में ही इल्तुतमिश आक्रमण करेगा ग्वालियर दुर्ग पर और प्रतिहारों को हरा देगा। इसमें किसकी विजय होगी? इल्तुतमिश की। ओके, सॉरी 1211 नहीं, 1231 है ना। 1231 में ग्वालियर दुर्ग को घेर लिया और 11 माह के घेराव के बाद प्रतिहार शासकों की पराजय हुई थी। ओके, जो मलयवर्मन था, अभी हमने देखा था यहाँ पे बिहार के शासक विग्रह का पुत्र था ना मलयवर्मन। मलयवर्मन ने क्या किया था? ग्वालियर पर भी कब्जा किया था। तो इसका भाई था नरवर्मन, मलयवर्मन का भाई था नरवर्मन, और नरवर्मन ने, ठीक है, ग्वालियर का किला जीतने में इल्तुतमिश की मदद की थी, इसलिए नरवर्मन को ये शिवपुरी का शासक बनाएगा। ठीक है, शिवपुरी का कब्जा दे देगा इसे कि शिवपुरी में आपका शासन होगा। 1234 में देखें, छह देव नामक राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित किया और 83 सिंध के तट की ओर भगा दिया। ओके, एक राजपूत सरदार है 1234 में, उसका नाम है छह देव। इसने इसे इल्तुतमिश को पराजित किया था और मध्य प्रदेश से कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया। और लेकिन फिर भी ये 1234 में इल्तुतमिश ने मध्य प्रदेश के मालवा में अभियान किया। तो 1234 में कौन सा अभियान किया? मालवा अभियान। ओके, और भेलसा पर आक्रमण किया और उसे तहस नहस कर दिया। किस स्थान पे किया? भेलसा। ठीक है, इस पे आक्रमण किया और इसे तहस नहस कर दिया और जीत लिया। ओके, आपको पता है कि इसके बाद जब इल्तुतमिश के बाद दिल्ली सल्तनत में जो शासक बनता है वो बनता नसरुद्दीन महमूद।
ओके, जो बिल्कुल भी शक्तिशाली शासक नहीं था। इसके शासनकाल में बलबन का ही राज था। बलबन जो था नायक के मुमलिक पद पर था। ओके, तो इसके शासनकाल में बलबन, दिल्ली सल्तनत हमें अलग से पढ़ेंगे। ओके, तो बलबन ने 1247 में कलिंजर पर आक्रमण किया और वहाँ बघेला शासक दलकेश्वर और मलकेश्वर ने इस आक्रमण का बहादुरी पूर्वक सामना किया, परंतु वे हार गए। तो बलबन ने किसको विजित किया था? ठीक है, 1247 में कलिंजर को। ओके, लेकिन पूरी तरह से यदि कब्जा देखें तो इन्होंने किया था 1251 में कलिंजर को बलबन ने पूरी तरह से जीत लिया था। ठीक है, 1251 में ही बलबन ने चंदेरी और नरवर के राजा चहाड़ देव या जहर देव पर आक्रमण किया था। तो बलबन ने 1251 में ही किसे विजित किया? चंदेरी, जो वर्तमान में अशोकनगर है ना, चंदेरी अशोकनगर को भी जीता था। ओके, तो दिल्ली सल्तनत में जो कह सकते हैं गुलाम वंश था, गुलाम वंश में मध्य प्रदेश में इतनी ही हिस्ट्री इसकी। ओके, कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इन्हें आपको याद रखना है। ओके, अब यदि हम देखें तो आपको पता है गुलाम वंश के बाद आता है कौन सा? खिलजी वंश। तो मध्य प्रदेश में जरा खिलजी वंश देखते हैं। ओके, आपको पता है इसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, तो जैसे ही फिरोज खिलजी शासक बनेगा, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, उसमें है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो ठीक है उनके चचा जान बने रहता। तो 1292 अलाउद्दीन द्वारा, ठीक है, जलालुद्दीन के काल में, यानी खुद के काल में नहीं, अलाउद्दीन 1292 में, ठीक है, मालवा पर आक्रमण किया और इस समय परवान राजा भोज द्वितीय थे, उनसे भेलसा का युद्ध जीत लेगा। तो इस अलाउद्दीन ने मालवा पर अटैक किया था 1292 में। ओके, और मालवा में जो क्षेत्र है कौन सा? भेलसा का दुर्ग, इसे जीत लिया। ओके, 1292 में अलाउद्दीन ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया और उसने विदिशा पर भी आक्रमण किया। तो 1292 में ही, ठीक है, इन्होंने चंदेरी को भी जीता। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी समय 1200 कह सकते हैं 94 में अलाउद्दीन ने देवगिरी का अभियान किया और देवगिरी का अभियान करने के साथ ही यह किसके लिए? मालवा होकर गया और मालवा पे भी अपना कब्जा कर लिया। बारह सौ 95 में कह सकते हैं, ठीक है, और जलाउद्दीन जो था शिकार के लिए एक अभियान पर ग्वालियर आया था और यहाँ पर यात्रियों के लिए भवन बनवाया था। 1296 में आपको पता है कि अलाउद्दीन क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। अलाउद्दीन यहाँ पे बनते हैं शासक, और ये शासक बनते ही, ठीक है, मालवा पर आक्रमण करेंगे और मालवा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। ओके, इनमें जो मालवा विजय थी, इनका जो सेनापति था ऐन उल मुल्क ने किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐन उल मुल्क कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो मालवा विजय हुई थी उसमें सेनापति कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? ठीक है, 23 नवंबर 1305 को इसी में, ठीक है, मांडू पर भी अलाउद्दीन का कब्जा हो गया। ओके, अंतिम महान चंदेल शासक हमीर वर्मन के उपरांत दमोह और जबलपुर प्रदेश में अलाउद्दीन के अधीन हो गया। ओके, ये सभी कुछ इन्होंने जीत लिया था। एक दमोह में सलैया ग्राम से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है।
ओके, इसमें पता चलता है कि 1366 यानी 1309 ईस्वी का, और उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सार्वभौमिक शासक रहा। तो इससे ये पता चलता है कि यह मध्य प्रदेश में अलाउद्दीन खिलजी का शासन काफ़ी ज़्यादा था, इनके बारे में उल्लेख है। ओके, तो दमोह के सलैया ग्राम से एक शिलालेख मिला है जो किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आपसे पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक शिलालेख मध्य प्रदेश के कहाँ पे मिला है। ठीक है, तो दमोह जिले है सलैया ग्राम। इसमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन बनेगा, तुगलक वंश। तो जरा तुगलक वंश देखते हैं हम लोग। ओके, आपको पता है तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ओके, तो जो एक दमोह क्षेत्र पे कह सकते हैं बटियागढ़ का अभिलेख हमें मिला है 1324 का। कौन सा, बटियागढ़ का अभिलेख। इसमें यह हमें यह पता चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक का आधिपत्य दमोह क्षेत्र में था। बटियागढ़ कहाँ है, दमोह। तो दमोह क्षेत्र में ये पता चलता है कि किसका शासन था यहाँ पे, या अधिकार था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का। यह अभिलेख जो है बटियागढ़ का अभिलेख, यह फारसी भाषा में है। बिल्कुल, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बटियागढ़ का अभिलेख किस जिले में है, दमोह क्षेत्र में, और किस भाषा में है। ओके, 1328 के एक तो हमें 1324 का मिला है, सॉरी 1300, ठीक है, 28 का हमें एक और अभिलेख मिला है बटियागढ़ का ही। ठीक है, बटियागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में है। ओके, ये कैसा है, संस्कृत भाषा में है। इससे ज्ञात होता है कि उस काल में दमोह क्षेत्र में सुल्तान महमूद या मोहम्मद तुगलक का राज था। तो इससे हमें पता चलता है किससे, मोहम्मद तुगलक। इसका शासनकाल था कहाँ, दमोह क्षेत्र में। ओके, दमोह जिले से प्राप्त एक अभिलेख में सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उसके सेनापति जुलाची और स्थानीय अधिकारी का भी नाम मिलता है। 1335-96 में मालवा में भयंकर अकाल पड़ा। ओके, कह सकते हैं 1351 में जब, ठीक है, किसकी, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु होती है, तो फिरोज शाह दिल्ली का शासक बनेगा। कौन, फिरोज शाह। ओके, तो कह सकते हैं इस समय फिरोज शाह ने ग्वालियर विजय की थी। ओके, दमोह में ही एक फारसी शिलालेख मिला है जिसमें, सॉरी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, 1505 में यदि कहें, ओके, तो एक सती लेख मिला है दमोह जिले में, सती लेख। ठीक है, कहाँ पे, दमोह जिले का। ओके, इसमें गयासुद्दीन के पुत्री नसरुद्दीन का भी उल्लेख है। किसका है, नसरुद्दीन, ओके, का उल्लेख है। ओके, तो दिल्ली सल्तनत में आपको इतना ही पढ़ना है। ओके, इस बार इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन। ओके गाइस, होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप